हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एंड सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हमने अब तक जो पढ़ा था, जिसमें जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें जो है अमेरिका का संविधान तैयार किया गया था और इस संविधान की क्या विशेषता है, इसके विषय में हम अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि बात करें अमेरिकी राज्य का, जो है काफ़ी संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान जो 1787 में जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन यानी फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था, और ये सम्मेलन कई मायने में काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि 4 मार्च 1789 से लागू भी किया गया था, यानी 4 मार्च 1789 को ये लागू किया गया था संविधान, जो लिखित रूप में था। तो अमेरिका की संविधान जो थी लिखित रूप में थी। अमेरिका के संविधान के निर्माताओं ने अपना जो है संविधान इंग्लैंड के संविधान के आधार पर नहीं बनाया, बल्कि अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया। देखिए, ये कई मानने में इम्पोर्टेंट बात है कि बेशकली उन्होंने जो है इंग्लैंड के संविधान से रूपरेखा तैयार किया, रूपरेखा लिया, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड से कोई भी बात को साझा नहीं किया। कहते हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हर देश के लिए रहता है कि अगर हम संविधान बना रहे हैं तो अपने देश में क्या हालात है, क्या आर्थिक स्थिति है और क्या सामाजिक स्थिति है, इसी बेस पे जो है संविधान बनाने की हर एक राज्य, हर एक देश की जो है मेन जो है मोटिव होना चाहिए। लेकिन कहते हैं भारत का संविधान जो है उधार का थैला है, क्योंकि ये हर देश से कुछ न कुछ लेके जो है बनाने की कोशिश किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि उस समय संविधान बनाई गई उस समय बहुत ही लापरवाही दिखाई गई, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि संविधान, इसमें बात बहुत ही अच्छी लिखी गई है कि संविधान हमें अपने आवश्यकता के अनुसार बनाना चाहिए। जिस प्रकार अगर किसी के दिया हुआ नोट्स आपको जल्दी समझ में नहीं आता है, तो दूसरे देशों के संविधान बनाया हुआ चीज़ें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी संविधान किस हालात में बनाई गई, उसके क्या कारण थे, ये हर देश पे वो चीज़ लागू नहीं होता है। तो कहते हैं भारत के संविधान में आलोचना भी की गई थी कि ये उधार का थैला बनाया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी उसी सिचुएशन से गुजरा जैसे इंडिया गुजरी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जो है सबसे अच्छा बुद्धिमत्ता का परिचय यही दिया कि इन्होंने अपना संविधान स्वयं ही निर्माण किया, और इसका उन्होंने बेस जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया। कहते हैं विल्सन के विचार अनुसार ज्यों ज्यों अमेरिकी
जो है अंग्रेजी होता गया, यानी अमेरिकी अंग्रेजी होते गए, उपनिवेश के अंग्रेजी संस्थापन अमेरिका होते गए। उन्होंने भिन्न भिन्न उपनिवेश में अपने राजनीतिक जीवन को नई सुविधाएं के अनुसार ढाल लिया। अंग्रेजी विशेषताओं को छोड़े बिना उन्होंने अमेरिकी रूप और विशेषता को ग्रहण कर लिया। ब्राइस के शब्दों में अगर देखा जाए तो अमेरिकी संविधान ज्यों-ज्यों परिवर्तन हुआ तो राष्ट्र में परिवर्तन भी देखने को मिला। ये भी आवश्यक ही है क्योंकि जब संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया तो उस समय केवल 13 राज्य इसके सदस्य थे, सिर्फ 13 राज्य ही सदस्य थे। यहाँ के लोगों को सबसे बड़ा व्यवसाय खेती बाड़ी ही थी, परंतु अब इसके सदस्य जो है 50 राज्य हो गए हैं और जनसंख्या जो है 32 करोड़ से भी अधिक हो गई है। अमेरिका अब केवल खेती बाड़ी प्रधान देश नहीं रहा है, अतुल उद्योग प्रधान देश भी बन गया है। इस महापरिवर्तन का जो है प्रभाव देश के संवैधानिक संचलन पर पड़ना भी स्वाभाविक बात थी। जैफरसन के शब्दों में अगर कानून जो है संस्थाएं मानवीय मस्तिष्क की बढ़ोतरी के साथ बढ़ती चाहिए तो प्रत्येक पीढ़ी यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छित सरकार चुने जो उसके विचारों अनुसार प्रत्येक प्रसन्नता को बढ़ाता हो। अमेरिका का संविधान समय समय पर आवश्यकता अनुसार ढीला भी रहता है। इसमें जो है प्रोफेसर विल्सन का कथन है कि ब्रिटिश संविधान से संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान किसी प्रकार से कम जीवी संविधान नहीं है, यानी ब्रिटिश से कुछ कम नहीं है अमेरिका का संविधान, क्योंकि इन्होंने अमेरिकी के संविधान के स्वयं ही इन्होंने निर्माण किया और निर्माण करने का बेस जो था उन्होंने वहाँ की जो है अवस्था और दुर्दशा को लेके चले। कहते हैं अगर हम पहला पॉइंट लेके चले कि अमेरिकी संविधान की विशेषता, हम अमेरिका के संविधान की विशेषता जानने से पहले आपको ये बात जानना अत्यंत जरूरी रहेगा कि अमेरिका का वर्तमान संविधान जो है 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था, यानी 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। अमेरिका संविधान की कला का एक अनोखा उदाहरण पेश भी करता है। अमेरिका शासन प्रणाली में ही संघात्मक शासन प्रणाली को जन्म भी दिया और अध्यात्मक शासन प्रणाली को भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही अपनाया गया। अंततः अमेरिका की शासन प्रणाली का विशेष प्रशासन प्रणाली की विशेष महत्व रखता है। अमेरिकन संविधान की विशेषता के बारे में लॉर्ड वाइल्स ने अपने शब्दों में कहा था कि सारी काट छांट करने के पश्चात भी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अपनी योजना, जनता की आवश्यकता अनुसार अपने आप को बदलने की क्षमता, अपनी सरलता, लघुता और भावों की स्पष्टता, जो संवैधानिक निश्चितता के और विवरण के लचीलेपन के उचित संग्रह के कारण दूसरे सभी लिखित संविधान से श्रेष्ठ है। यानी अमेरिका के संविधान को सबसे श्रेष्ठ संविधान माना गया है, लिखित रूप के संविधान को। अब इसी पे बात हम चर्चा करें पहली पॉइंट के, जिसमें लिखित एवं संक्षिप्त संविधान की। तो कहते हैं अमेरिका राज्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का प्रथम उदाहरण है। कहते हैं आरंभ में संविधान में केवल 7 अनुच्छेद थे और उसमें केवल कुछ ही मिनटों में पढ़ा जा सकता था। फिर इसमें मेरो के शब्दों के अनुसार यही बात बोला था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल 4000 शब्द हैं जो कि 10 और 12 पृष्ठों में मुद्रित है और में आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। कहते हैं अब इस संविधान में जो है 27 संशोधन और सम्मेलन हो चुके हैं। इस समय भी संविधान का 16वां और 17वां पृष्ठ से अधिक नहीं है और इससे भी अधिक 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। अंततः यह संसार का सबसे छोटा संविधान है। इसकी तुलना में भारत के संविधान में अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद जो है और स्विट्जरलैंड में 123 तथा साम्यवादी चीन के पास जो है 138 अनुच्छेद है। देखिए इतना सारा संविधान होने के बावजूद भी और देखें तो भारत तो सबसे ऊपर है। कहते इतने अनुच्छेद होने के पश्चात भी पिछड़ा हुआ देश कहलाना बहुत ही गलत बात है। संविधान के आरंभ में एक छोटा सा प्रस्तावना भी है। इसके पश्चात 3 अनुच्छेद है जिनमें विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंगों का भी वर्णन है। इसके पश्चात 4 अनुच्छेद और हैं जिनमें राज्य की स्थिति, संविधान में अनुच्छेद कहते हैं अनुशोधन के उपाय तथा स्वीकृति प्रदान का वर्णन भी है। अंत में 27 जो है संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। संविधान का संक्षिप्त होने का कारण यह है कि इसमें केवल जो है संघीय सरकार संगठन के विषय में ही बताया गया है। राज्य सरकार के संगठन का वर्णन नहीं किया गया है जैसे कि भारत में है। कहते हैं भारत में इतने बड़ा संविधान होने के पश्चात ही भारत में जो है बहुत पिछड़ापन देखने को मिलता है। तो इसका कहते हैं संविधान का कोई यहाँ पर गलती नहीं है, गलती तो उन नेताओं की है, उन
ग्रहों के हैं जिन्होंने इस संविधान को सही रूल रेगुलेशन में लागू आगे नहीं किया, ना इसको आगे जो स्टिमुलेट भी किया। इसके अतिरिक्त प्रबंधन कार्य विषय में भी जो है नियम बनाने में भी कांग्रेस को ही अधिकार सौंप दिए गए, उन्होंने संविधान में स्थान नहीं दिया गया। ब्रेंड ने शब्दों में कहा था कि अमेरिका संविधान केवल एक ढोंग मात्र है जिसे राजनीतिक दलों के विकास, परंपराओं और राष्ट्रीय आयातों और आर्थिक विकास के जीवन प्रदान किया है। जिंक ने भी इस बात की जो है संक्षिप्त वर्णन किया था कि संक्षिप्त संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि संविधान की संक्षिप्तता उत्तरदायित्व की अपेक्षा पूंजी है और कहते हैं स्वामित्व भी इसी का परिणाम है। देखिए, अगर साफ तौर पर इस बात समझा जाए तो एक बात हमेशा यहाँ पर उभर के आई है कि संविधान की जो भी बातें लिखी गई है वो हमें सही राह पे चलने के लिए बनाई गई है, ना कि देश की जो है विकास में रुकावट डालने के लिए है। लेकिन अगर दूसरे देशों में देखा जाए तो संविधान उनकी देश की मजबूती बनाता है, लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए भारत में तो ये संविधान इनको मजबूत नहीं बनाता है, सिर्फ मंत्री लोगों को जो है अपनी आलस्य दिखाने के रास्ता को साफ करता है। क्योंकि संविधान में ऐसे बहुत सी बातें हैं जिनको वो हवाला दे के जो है अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और संविधान को आगे लेकर नहीं चलना चाहते हैं। कहते हैं भारत में ऐसे ऐसे संविधान बने हुए हैं जिसका वर्णन शायद करना संभव ही नहीं है, और इतने अनुच्छेद बने हुए हैं जिसका ज्ञान होना भी संभव नहीं है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ किताबी बातें रह गई है, लेकिन इसको जो है अमल नहीं किया जाता है। तो इस पर कारण से भी हमारा भारत का संविधान जो है एक विस्तृत होते हुए भी एक बहुत ही संक्षिप्त है, जिसके विषय में कहना कुछ भी संभव नहीं है। यदि बात करें यह जनता की प्रभुता के नियम पर आधारित है तो अमेरिका के लिए गलत नहीं होगा। इट्स अ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर ऑफ सोवरेनिटी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जनता के प्रभुता के नियम पर आधारित है, और इसके आरंभ में ही इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने और आंतरिक शक्ति प्रदान करने का सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने और जो है सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोतरी देने और अपने तथा अपनी भावी पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने प्रण लिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके जीवन के लिए रखता है, और कहते हैं अमेरिका के संविधान के लिए भी ज़रूरी है। इस प्रकार अमेरिका में सोच शक्ति जनता के पास और जन कल्याण के लिए उसका उपयोग भी होता रहा है समय समय पे। इसमें बहुत से जो है लेखकों का, फिलोसफर का अपना विचारधारा है, जिसमें डी ट्यूकवल्स कहते हैं कि अमेरिका जनता जो है राजनीतिक दुनिया में इस प्रकार राज्य करती है जैसे विविधता दृष्टि में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के संविधान जो है सबसे विस्तृत है और सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं जहाँ के संविधान 1 घंटा में ही पढ़ा जा सकता है, तो समझ सकते हो ये कितनी बुद्धिमत्ता का इन्होंने परिचालक दिया है। लेकिन अगर भारत के संविधान देखा जाए तो 1 घंटा तो कहते हैं ना, ऊँट के मुँह में राय के समान है, क्योंकि इतनी विस्तृत संविधान है। आप देख सकते हो कि 300 से ऊपर जो है इसके अनुच्छेद है, तो समझ सकते हो कि इसके अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए आपको कितना समय लगेगा। तो शायद भारत के लोग ये समझते हैं कि जितना बड़ा संविधान होगा उतना ही बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ये बात शायद इसमें दो राय हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ जितना संक्षिप्त होती है, जितना आसानी से समझा जा सकता है, उससे बड़ा विस्तृत कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं बड़ा बना तो हम देते हैं, लेकिन उसका जो है कोई व्याख्या ना कर सके, ना कोई समझ सके, ना कोई पढ़ सके, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे मान लीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर से पढ़ते हैं और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें उनका ज्ञान कभी मार्गदर्शन नहीं होगा। शायद वो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि अमेरिका की संविधान कितना विस्तृत है, और इससे पहले उनको इस बात की नॉलेज रही भी नहीं होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। तभी कहते हैं पढ़ाई लिखाई जो होता है अच्छे से हमें करने की ज़रूरत होती है, तभी हम जो है आने वाले भविष्य में पॉलिटिकल चीज़ों को जो है सुधार सकते हैं और सही रास्ते पे ला सकते हैं। जैसे हमारा देश भी सभी देशों के समक्ष अपने आप को गौरव महसूस करे और अपने आप को आगे रखे सभी चीज़ों में, ना कि दूसरे देशों के आश्रय पर रहे। कहते हैं हमारा अर्थव्यवस्था बेशक कहते हैं मजबूत हो गया है, लेकिन फिर भी हम बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों पे आश्रित बने हुए हैं। अगर बात हम करें तीसरी बात की, तो सीमित सरकार की स्थापना, इट इज़ अ स्टेप ऑफ द लिमिट गवर्नमेंट। कहते हैं मानवता के इतिहास में सदा ही 2 सिद्धांत रहे हैं। एक तो यह कि राज्य स्वैच्छिक संस्था है,
जो लोगों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखता है। दूसरा यह है कि राज्य एक साधन है और उसके उद्देश्य लोगों की सुरक्षा पर प्रसन्नता प्रदान करना है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान के राज्य जो है निर्मित जॉन लॉक की समिति सरकार की बहुत प्रभावित हुए थे। लॉक ने एक मत थे कि सरकार एक नैतिक धरोहर है, न कि निरंकुश शक्ति है। अंततः नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त हो कि वो सरकार की परिवर्तनों कर दे यदि सरकार उसके अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के योग्य नहीं हो। साथ में ये भी बात बताया गया था कि उन्होंने अपने संविधान को जो मुनेरो के शब्दों में ये बात दर्शाया गया था कि संवैधानिक सीमाओं की सिद्धांत पर आधारित किया गया और एक सीमित सरकार स्थापित भी किया गया। उन्होंने एक लिखित संविधान द्वारा जो है संघीय तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के निश्चित भी किया कर दिया गया। संविधान को स्वच्छ कानून बनाने के लिए इसे लिखित बनाया गया और इसमें संशोधन करने का ढंग को बहुत कठिन बना दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कोई चीज़ रूल रेगुलेशन कठिन हो तो ही उसका फायदा रहता है। कहते हैं सीमित सरकार बनाने के लिए शक्तियों का पूर्तिकरण के सिद्धांत का नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपना लिया गया। सरकार को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए जो है न्यायकारी का अधिकार भी दिए गए। सरकार की किसी निरंकुशता को बढ़ाने से रोकने के लिए जो है नागरिकों को अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया। इन अधिकारों में ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप कर सकती थी। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियां सीमित की गई ताकि निरंकुश सरकार का भय उत्पन्न न हो सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है जो कि मैंने बताई आपको। उसके पश्चात है कि यह प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करता है। तो ये भी अमेरिकी संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि संविधान निर्माता प्रत्येक लोकतंत्र के पक्ष में थे, क्योंकि उनका यह विचार था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अमेरिका जैसे बड़े राज्य के लिए ठीक नहीं है। अंततः उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि शासन प्रणाली की स्थापना भी की। केंद्र और राज्य का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा ही चलाया जाता था, परंतु संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा गया कि राज्य के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग न किया जाए। इसलिए कई राज्यों में जो है जनमत संग्रह और लोगों द्वारा कानून संबंधी सुझाव और जो है प्रतिनिधित्व के वापस बुला लेने की जो है संसाधन स्थापित किया गया। यह सुझाव दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जो है मतदाता द्वारा ही होना चाहिए, न कि चुनाव मंडल द्वारा। यह भी सुझाव दिया गया कि संविधान में हुए संशोधन का जनमत संग्रह द्वारा स्वीकृति ली जाए। यह अमेरिका का सूझबूझ ही है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्होंने जनमत संग्रह का स्वीकृति प्रदान किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है और ज़रूरी भी है। तो ये कहते हैं बहुत ज़रूरी था। अगर देखें 5वां पॉइंट, तो ये संगठनात्मक शासन की स्थापना करता है। इट इज स्टेप ऑफ द फेडरल फ्रॉम टू गवर्नमेंट। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से संगठनात्मक शासन प्रणाली की स्थापना भी की गई है। इसमें पहले जो है 13 राज्य थे, परंतु अब जो है 50 राज्य हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य में शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है। कहते हैं संघीय सरकार की शक्तियां निर्धारित कर दी गई है और शेष अब संयुक्त जो है शक्तियां राज्य को ही दी गई है। शक्तियों के विभाजन पर यदि केंद्र और राज्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय ही सभी चीज़ों की फैसला यहाँ लेता है। जब अमेरिकी की संघीय सरकार अस्तित्व में आई तो उस समय केंद्रीय सरकार का क्षेत्र जो था बहुत ही सीमित था, क्योंकि राज्य सरकार अधिकार शक्तियाँ अपने पास रखना चाहती थी, परंतु कई तत्व के कारण केंद्र जो है धीरे धीरे शक्तिशाली होती चली गई और जो है आज केंद्र सरकार बड़ी शक्तिशाली है। इसमें केंद्र के संविधान से सहायता भी की है। संविधान के अनुसार यह स्पष्ट है कि संघीय कानूनों को राज्य कानून पर जो है प्राथमिकता प्राप्त होगी। संविधान के 6वें अनुच्छेद के धारा 2 में यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य का संविधान इसके अनुसार बनाए गए कानून तथा कुछ संधियों यानी संयुक्त राज्य के स्वच्छ कानून होगी और प्रत्येक राज्य को जो है न्यायाधीशों को उसे लागू करना पड़ेगा, चाहे राज्य के संविधान या उसके कानून इसके विपरीत क्यों न हो। कहते हैं केंद्र को शक्तिशाली बनाने में न्यायाधीशों को भी बहुत महत्वपूर्ण सहायता किया है। संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और उसे लुप्त शक्ति यानी लिमिटेड पावर की सिद्धांतों द्वारा केंद्रित शक्तियों को बहुत बढ़ावा मिला है। परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अमेरिका के संघीय प्रणाली में राज्य को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। कहते हैं विश्व के किसी भी संघात्मक देश की इकाई को इतनी शक्ति प्राप्त नहीं है जितनी अमेरिका के संघ के राज्य को प्राप्त है।
यदि हम बात करें दोहरी नागरिकता का, तो डबल सिटीजनशिप भी जो है अमेरिका में लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संघीय शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह बात इससे भी स्पष्ट होता है कि यहाँ नागरिकों को अपने अपने राज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की राजनीतिक नागरिकता प्राप्त है। कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का सदस्य तभी बन सकता है यदि वह इसके 50 राज्यों में से किसी एक का नागरिक हो, यानी 50 राज्यों में से किसी एक का नागरिक होना जरूरी है। राज्य की नागरिकता की विभिन्न विभिन्न नियम है और प्रत्येक राज्य के नागरिक को अलग अलग अधिकार भी प्राप्त है। अर्थात एक राज्य का नागरिक जब किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसको वो सभी अधिकार नहीं मिलते हैं जो उस राज्य के नागरिकों को राज्य की ओर से प्राप्त है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ के नागरिक केवल भारत के नागरिक हैं, राज्य के नहीं। अब देखिए ये बात कई मायने में अलग बताती है अमेरिका और इंडिया की राजनीतिक में, कि वहाँ पर जो है राज्य के रिगार्डिंग है और यहाँ पर जो है भारत के जो नागरिक है किसी भी राज्य में जो है बिना टोक टाक के जा सकते हैं, रह सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना व्यापार भी कर सकते हैं। यदि बात यहाँ पर हम करें यह कि यह आध्यात्मक सरकार की स्थापना करता है। लेट्स सेट ऑफ प्रेसिडेंटल्स फ्रॉम टू गवर्नमेंट। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसके अंतर्गत आध्यात्मक शासन प्रणाली की जो है स्थापना की गई है। इसके अनुसार कार्यपालिका और विधान पालिका को एक दूसरे से अलग रखा गया है। कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति अथवा इंग्लैंड के राजा को भारतीय नाम मात्र का मुखिया नहीं है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भारत देखें और इंग्लैंड देखें तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है, मुखिया होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति है और उसको राष्ट्रपति वाला सारा अधिकार प्राप्त है। अमेरिकन राष्ट्रपति को जो है संविधान के अंतर्गत जो शक्तियां दी गई है उसका प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है और करता भी है। मंत्रिमंडल का निर्माण वह अपनी इच्छा अनुसार करता है और मंत्रिमंडल की सलाह मानना या न मानना उस पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। 4 वर्ष से पहले उसे केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, न कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। यह शासन प्रणाली इसलिए अपनाई गई क्योंकि अमेरिका के नेताओं का जो है माउंटेक्यूस द्वारा किए गए शक्तियों के पूर्तिकरण के सिद्धांत पर विश्वास था, जिससे एक सीमित सरकार की स्थापना की जा सकती थी। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए, इंग्लैंड में देखा जाए तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है, सारी शक्तियाँ जो होती है इसके प्रधानमंत्री के पास निहित होती है। यदि बात हम करें यहाँ शक्तियों के पृथक्करण का, तो अमेरिका के संविधान के एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त राज्य संविधान बनाने का एक जो है सीमित सरकार की स्थापना करना चाहते थे ताकि निरंकुश सरकार का भय न हो। इस लक्ष्य के लिए शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया। संविधान बनाने वाले नेता पर जो है लॉक मैंडेट्स का बहुत प्रभाव था। इसके अतिरिक्त जो है अंग्रेजी शासकों की निरंकुश नीति ने भी नीतियों का यह निश्चित करवा दिया कि सरकार के 3 कार्य होने चाहिए, यानी एक विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह के साथ में हाथ में देना निरंकुश सरकार का आमंत्रित करता है। और ये जो है अवस्था नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में डाल देगी। इसलिए मेडिसन्स के शब्दों में ये बात साफ शब्दों में कहा गया था, कोई भी राजनीतिक जो है अच्छाई इतनी बहुमूल्य नहीं है जितनी यह कि विधान पालिका, न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका शक्तियों का एक ही हाथ में एकत्र होने से को हम जो है सत्य की क्रूर राज्य या निरंकुश राज्य की परिभाषा कह सकते हैं। इस प्रकार संविधान बनाने वाले नेताओं को यह विश्वास था कि स्वतंत्रता के लिए शक्ति का पृथक्करण होना आवश्यक है। इसमें अनुच्छेद 1 के द्वारा जो है वैधानिक शक्तियाँ कांग्रेस को दी गई है और अनुच्छेद 2 के द्वारा जो है कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और अनुच्छेद 3 के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा संघीय न्यायालय को दी गई है। यहाँ तक कि हो सका इन तीनों अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता है और कांग्रेस राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकता है। न्यायपालिका भी कांग्रेस और राष्ट्रपति को स्वतंत्र है। शक्तियों के पूर्तिकरण के सिद्धांत का समर्थन जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय में भी किया जाता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात रखता है एक दूसरे के प्रति। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो इसमें है निरोध तथा संतुलन। देखिए निरोध और संतुलन बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं
संविधान निर्माता जहां शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के भारी प्रशंसक थे, वहां वे भी जानते थे कि यदि इस सिद्धांत को बिना किसी नियंत्रण के लागू किया तो संवैधानिक ढांचा कोई कार्य नहीं कर सकेगा। वो जानते थे कि सरकार का जो है जीव रूपी यंत्र है, ठीक है, जिसके अंगों को यदि हम बिल्कुल ही पृथ्वी पर कर देंगे तो सरकार का काम नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त यह भी भय था कि यदि इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू किया गया तो हम एक निरंकुशता को बचते बचते तीन निरंकुश बना देंगे। इस प्रकार संविधान में निरोध तथा संतुलन का सिद्धांत सम्मिलित किया गया ताकि कठोर शक्तियों के पूर्तिकरण को कुछ नम्र बनाया जाए और किसी अंग द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का भय कम हो जाए। कहते निरोध तथा संतुलन के सिद्धांतों के द्वारा प्रत्येक अंग को दूसरे अंग पर कुछ सीमा तक नियंत्रण करने का अधिकार भी दिया गया ताकि कोई अंग निरंकुश तथा लापरवाह न हो सके। परंतु इस आपसी नियंत्रणों में ऐसा संतुलन भी बना रहा जिससे कोई एक अंग दूसरे अंगों को अपने अधीन नहीं कर सकता। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अंग को जो है असीमित शक्तियां नहीं दी गई। प्रत्येक अंग को जो शक्ति संविधान के अंतर्गत दी गई है वह उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। कांग्रेस के कानून बनाने का अधिकार सौंप दिया गया और पर इसके यह भी अधिकार नहीं है कि वह जिस प्रकार के कानून चाहे बना सकता है, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। राष्ट्रपति अपनी निर्णायक शक्ति यानी वीटो पावर के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अपने संविधान की जो व्याख्या करने और रक्षा करने को अधिकार का किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति जो कार्यकारी का मुखिया है उस पर नियंत्रण है। कहते हैं जैसे राज्य प्रबंधन की धन की स्वीकृति कांग्रेस देती है उसके द्वारा नियुक्तियों को जो है पुष्टि सिनेम द्वारा आवश्यक है। इसके द्वारा की गई संधियां तभी लागू हो सकती है यदि सीमेंट उन्हें स्वीकार करे। तो इस तरह से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातों को सम्मिलित किया गया है। कहते हैं एक दूसरे को पर आश्रित किया गया है और एक दूसरे के बिना जो है ये लोग अधूरे हैं और कार्य अपने मर्जी से भी नहीं कर सकते। यदि हम बात करें 10वीं पॉइंट की तो इसमें यही बात बताया गया है कि गणतंत्रीय सरकार। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लोकतांत्रिक होने के साथ साथ गणतंत्रीय भी है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका के संविधान में कोई पैतृक पद नहीं है, यानी पैतृक पद न होना भी सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे इंग्लैंड में मुख्य कार्यकारी राजा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। रीड के जो है शब्द अनुसार राष्ट्रपति के रूप में किसी और प्रकार के राजा को जो है चोर दरवाजे से ले जाने का कोई इरादा यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सारे सदस्य भी जो है निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। अमेरिका में लॉर्ड सदन के सदस्यों की तरह पैतृक सदस्य नहीं पाए जाते हैं। गणतंत्र का नियम केवल संघीय सरकार का तक ही सीमित नहीं रखा गया है, अतः संविधान में यह भी लिख दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि अपना संविधान गणतंत्रीय नियमों के अनुसार बनाए। यदि कोई राज्य इसका उल्लंघन करेगा तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य के अध्यक्ष भी निर्वाचित जो है राज्यपाल रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात को दर्शाया गया है। यदि बात करें संविधान की स्वच्छता की तो सब्सटेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देश के सर्वोच्च कानून है और सभी सरकारी कर्मचारियों को नागरिक के संविधान तथा उसके अंतर्गत बनाए गए कानून के अनुसार ही चलाना पड़ता है। संविधान का जो है विरोध करने वाला कोई कानून या आदेश नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 6 में स्पष्ट लिखा गया है कि यह संविधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए कानून व जो है सब संधियों जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सत्ता के अंतर्गत की जाएगी राष्ट्र के सर्वोच्च कानून समझी जाएगी। यदि सरकार की नीति अथवा कानून को संविधान की उल्लंघन करते हैं तो वो संवैधानिक है और इंग्लैंड में जो है संसद सर्वोच्च है और इसके बनाए हुए कानून को जो है संवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में देश के सबसे बड़ा कानून संविधान है जिसे हर कोई नीचे है। इसकी व्याख्या रक्षा संविधान के सर्वोच्च न्यायालय करता है और कोई कानून अथवा आदेश जो संविधान किसी धारा का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको संवैधानिक घोषित करने का रद्द भी कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें इसके जो है कठोर अधिनियम की तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कठोर संविधान इसके हैं, यानी कठोर संविधान होना भी अमेरिका के संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका संविधान कठोर संविधान का सबसे सुंदर उदाहरण कहा जा सकता है। अमेरिकन संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। अमेरिका के संविधान में संशोधन सरल विधि नहीं किया जा सकता, जबकि इंग्लैंड का संविधान लचीला है और इसमें सरल विधियों के संशोधन किया जा सकता है। अमेरिका में संविधान में संशोधन करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों का
2/3 के बहुमत से संशोधन प्रस्ताव को पास करना होता है तथा 3/4 राज्य के द्वारा उसका जो है पुष्टिकरण होना आवश्यक है। यही कारण है कि अब तक केवल 27 संशोधन हो चुके हैं। इनमें से 10 संशोधन जिनका संबंध आरंभिक अधिकारों से है तथा पहले 2 वर्षों में हो गए थे। इसलिए इस समय में जो है वास्तव में 17 संशोधन ही हुए हैं। निसंदेह संविधान बनाने वाले संशोधन के ढंग को बड़ा सरल तथा कम कठिन कहते थे, परंतु आज यह संविधान संसार का कठोरतम संविधान बन गया है और इस कठोरता के 2 बड़े कारण हैं जिसके संविधान बनाने वाले नेता ने नहीं सोचा था। ये है कांग्रेस की संख्या का बढ़ना और संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्य राज्यों की संख्या में वृद्धि। उस समय कुल जो है 13 राज्य सिर्फ सदस्य राज्य थे, परंतु अब जो है 50 राज्य हैं और उस समय जो है सिमटे 26 सदस्य थे और आज जो है 100 से अधिक सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। यदि बात करें इसके हम न्यायपालिका की स्वच्छता होने की, तो कहते हैं प्रत्येक राज्य में कोई ऐसा सुरक्षित संस्था होती है जिसे निर्णय अंतिम होते हैं और इसे कोई रद्द नहीं कर सकता है। इंग्लैंड में ये स्वच्छता संसद के पास है और संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का स्वच्छता जो है प्राप्त है। संघात्मक राज्य में जो है न्यायपालिका की स्वच्छता एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि संघात्मक राज्य का अस्तित्व लिखित संविधान पर आधारित होता है। इसलिए इस संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है न्यायपालिका को देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारा भी होता है। इन अधिकारों को संबंधित दोनों सरकारों में झगड़े खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इसे जो है संबंधित अंतिम निर्णय करने के लिए भी एक निष्पक्ष और स्वच्छ न्यायाधिकारी का होना आवश्यक होता है। और इस प्रकार जो संघात्मक राज्य में न्यायाधिकारी यहाँ संविधान की व्याख्या करता है, वहाँ इसकी रक्षा भी करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है जरूरी है। यदि बात यहाँ पर करें अधिकार बिल का, तो कहते हैं 1787 में जब संविधान बना उसमें नागरिक को अधिकार का कोई वर्णन नहीं किया गया था। इसलिए कई राज्य में नए संविधान को स्वीकृत देने से इनकार भी कर दिया गया था। संविधान निर्माताओं ने अपनी भूल को अनुभव किया और वह वचन दिया कि संविधान लागू होने से शीघ्र ही पश्चात अधिकार पत्र जो है संविधान में सम्मिलित किया जाएगा। वचनबद्धता अनुसार संविधान के 2 वर्षों में संविधान में 10 संशोधन करके नागरिकों के मूल्य अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान संसद का पहला संविधान था जिसमें नागरिकों के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है यहाँ दिया गया कि पहले संशोधन के अनुसार धार्मिक पूजा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने तथा सरकार की प्रार्थना को अधिकार दिए गए थे। दूसरी बात थी कि दूसरे संशोधन के अनुसार नागरिकों को शस्त्र रखने का अधिकार भी दिया गया था। तीसरी बात में था संशोधन को अनुसार किसी भी नागरिक को निजी गृह में उसकी स्वीकृति के बिना शांति कायम में सैनिक नहीं रखे जा सकते। चौथी बात था कि संशोधन में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन, उसके घर, उसकी संपत्ति की रक्षा होगी जिसकी अनावश्यकता जो है तलाशी या उसकी स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा। 5वें संशोधन में यह भी निश्चित किया गया कि बड़े बड़े अपराधों का निर्णय न्याय सभा के बिना नहीं किया जा सकता। 6ठे बात में किया गया कि संशोधन के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जो है न्याय सभा द्वारा खुले रूप से न्याय लेने का अधिकार है, जहां की जो है अभियोग का जो है मूल्य $20 से ऊपर हो। तो इन सब बातों को सम्मिलित किया गया। अगर हम जो है 8वें बात देखें तो संशोधन के अनुसार किसी को भी आवश्यकता से अधिक जुर्माना, दंड या जमानत नहीं सुनी जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। अगर 8वां संशोधन देखा जिसमें 9वें रूप में लिया गया या 10वें संशोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि 9वें संशोधन में कहा गया कि संविधान में अधिकारी को लिखे जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि नागरिक को अपने निजी अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। 10वें संशोधन में इसके स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि वह अधिकार तथा शक्तियों जो संयुक्त राज्य अमेरिका को या तो राज्य को नहीं दी गई है पर उन पर जो है नागरिक का अधिकार भी है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है प्राथमिक अधिकारियों की भारत की प्राथमिक अधिकारियों में विभिन्नता है। भारत के नागरिकों को केवल वही अधिकार प्राप्त है जिसका वर्णन संविधान में दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था अमेरिकी के संविधान की जो नागरिकों को दिया गया था। यदि बात इसके हम करें अगले विकसित संविधान की, तो इसमें यही बात आया है कि अमेरिका का संविधान लिखित होने के बावजूद विकसित संविधान है और समय की आवश्यकता के अनुसार जो है अमेरिकी संविधान का विकास होता ही रहता है। राष्ट्रपति विल्सन का कहना है कि अमेरिका का संविधान भी ब्रिटिश के संविधान की तरह जीवित विधान है ही है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा था कि ये जीवित है और सच्चाई में इस बात की सार्थकता भी सिद्ध होती है। अगर बात करें हम अगला पॉइंट की जिसमें द्विसदनीय प्रणाली बताई गई है, तो कहते हैं अमेरिका के संविधान को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर इंग्लैंड की भांति द्विसदनीय प्रणाली की अपनाया गया है। कांग्रेस के 2 सदन हैं, जो है प्रतिनिधि सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तथा सीनेट। प्रतिनिधि सदन का जो है कांग्रेस का निम्न सदन होता है। आजकल इसकी सदस्यों की संख्या जो है 435 है और इसके जो है सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सदन जो है समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और सीनेट कांग्रेस का जो है ऊपरी सदन है और यह राज्य के प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्यों की संख्या 100 है और प्रत्येक राज्य इसमें से 2 प्रतिनिधि चुन कर भेजता है और सीनेट ऊपरी सदन होने के बावजूद भी प्रतिनिधि सदन को जो है अधिक शक्तिशाली है। यदि बात हम करें इसके संविधान नागरिक शक्ति के जो है नैतिकता का, तो वो बात तो बाद में की जाएगी। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि दूसरा सदन जो है अधिक शक्तिशाली कैसे है, यानी दूसरा सदन अधिक शक्तिशाली। हम जो कहते हैं अमेरिकन संविधान की एक विशेषता यह है कि दूसरे सदन के अधिकारी शक्तिशाली बनाया गया है। अधिकांश देशों में संसद का निम्न सदन शक्तिशाली है और ऊपरी सदन बहुत ही निर्बल सदन होता है, लेकिन इंग्लैंड में लॉर्ड सदन और भारत में राज्यसभा काफ़ी निर्बल सदन है और स्विट्जरलैंड और सोवियत संघ में दोनों सदनों की शक्ति सामान्य है। परंतु अमेरिका में सीनेट न केवल प्रतिनिधित्व सदन से अधिक शक्तिशाली है बल्कि संसार के सभी सदनों से अधिक शक्तिशाली है। सीनेट को राष्ट्रपति मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, सीनेट और प्रतिनिधित्व सदन मिलकर भी कुछ काम कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति और जो है प्रतिनिधि सदन मिलकर सीनेट को अलग रख कर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अंततः दूसरे सदन को अधिक शक्तिशाली बनाना इस संविधान की मुख्य विशेषता में से एक थी। यदि इसका बात करें संविधान नागरिक शक्ति के सैनिक शक्ति पर स्वच्छता देता है, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगा। अमेरिका का संविधान बनाने वाले सैनिक शक्ति की निरंकुश शक्ति बनाने का एक बहुत बड़ा जो यत्न समझे जाते हैं। एक विचार इसके मन में जॉर्ज द्वितीय ने दुर्व्यवहार से बना था। कहते हैं इससे शांति के समय भी इसके सिर पर सेना रखी और इसलिए इस नेताओं के सामने संविधान बनाते समय यह बड़ा उद्देश्य था कि सेना को जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व के अधीन रखा जाए। इसलिए राष्ट्रपति तथा कांग्रेस को इस जो है सैनिक शक्ति दी गई। राष्ट्रपति सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है और युद्ध तथा शांति की घोषणा केवल कांग्रेस ही कर सकती है। सैनिक जो है व्यय के लिए धन की जो है स्वीकृति 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती है और इस प्रकार संविधान की इस बात की गारंटी दी गई कि शांति का अधिकार दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। अगर हम बात करें अगला प्रथाओं का, तो कहते हैं यद्यपि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान माना है और यद्यपि यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण प्रथाओं का विकास भी हुआ है। इन प्रथाओं ने अमेरिका के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, परंतु व्यवहार में यह चुनाव प्रथाओं के कारण प्रत्यक्ष रूप धारण कर गया है। अमेरिका में मंत्रिमंडल प्रथाओं पर आधारित है और राजनीतिक दलों का वर्णन जो है संविधान में नहीं किया गया है और जो राजनीतिक दलों का विकास प्रथाओं पर आधारित अनेक प्रथाओं का भी अमेरिका में विकास हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। यदि बात करें हम संविधान के कई महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में चुप है, तो इस बात में भी जरूरी है। कहते हैं अमेरिका राज्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार का सबसे संक्षिप्त संविधान है, बहुत छोटी संविधान है, इसलिए इसमें कई महान विषयों को वर्णन नहीं किया गया है। कई छोटी छोटी बातों का भी वर्णन नहीं देखने को मिलता है, परंतु महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी गई है। मुनेरो का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता इसमें दी गई बातों के कारण ही नहीं बल्कि इस कारण भी है कि इनमें कई महत्वपूर्ण बातों को छोड़ भी दिया गया है। संविधान में किसी भी राजनीतिक दल, शिक्षा, बैंकों, कारपेंटर, पेंशन, बजट बनाने और प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता शक्ति के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। तो अमेरिका के द्वितीय सदनीय विधानमंडल है, परंतु किसी भी कानून संबंध पड़ी हुई आचरण को सुलझाने के लिए जो है उचित विधि नहीं बताई गई है। कर्मचारी की नियुक्ति की विधि का वर्णन भी किया गया, परंतु उन्हें हटाने की विधि संबंधी कोई वर्णन नहीं किया गया है। वास्तव में संविधान बनाने वाले ने संविधान में यह रिक्त स्थान रखकर यह बुद्धिमत्ता की है कि वे भविष्य में नागरिक की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को पूर्ण रूप से समझने योग्य नहीं है।
इसलिए उन्होंने भावी पीढ़ियों को यह स्थान भरने का अवसर प्रदान किया है। तो ये सब बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। अगर बात हम करें लूट प्रथा की, तो कहते हैं अमेरिका संविधान की यह विशेषता लूट प्रथा है। इस प्रथा का अर्थ है कि नया राष्ट्रपति पहले समस्त कर्मचारियों एवं राज्य के उच्च पदाधिकारियों को पदोन्नत कर अपने दल तथा रुचि के व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। इसे प्रणाली को लूट प्रथा कहते हैं। राष्ट्रपति एडवर्ड जैक्सन ने इस प्रथा की शुरुआत किया था। यह प्रथा अत्यंत दोषपूर्ण थी। इसे प्रशासन कार्य में दलीय भावनाओं का प्रवेश हो गया और प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया, जिससे प्रशासन का स्तर भी गिर गया। अंततः कांग्रेस ने पेंटेशन एक्ट के तहत इस प्रथा का सदैव के लिए अंत कर दिया। उसके पश्चात अगर बात आती है यहाँ प्रत्येक राज्य का अलग संविधान, तो कहते हैं अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक राज्य को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया है, जबकि भारत में यह अधिकार केवल जम्मू कश्मीर को ही दिया गया था। ठीक है, जिस संविधान की विशेषता का वर्णन हमें ऊपर किया है वह केवल संघात्मक सरकार का संविधान है। प्रत्येक राज्य को अपना संविधान दो सीमाओं के अंदर बनाने का अधिकार दिया गया है। ये दो सीमाएं हैं, किसी राज्य का संविधान संघात्मक संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता है, अर्थात दूसरा जो होगा प्रत्येक राज्य को गणनात्मक प्रणाली अपनानी होगी। इस प्रकार अमेरिका में इस समय 51 संविधान है और एक संघात्मक सरकार का और 50 राज्य सरकार के हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर बात करें हम कानून की यथाउचित प्रक्रियाओं के बारे में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर, तो कहते हैं अमेरिका में कानून की यथाउचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को अपनाया गया है, जबकि भारत में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ को अपनाया गया है। कानून को यथाउचित प्रक्रिया कांग्रेस की अपेक्षा न्यायपालिका को अधिक महत्व देती है और इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि कानून अपनी प्रक्रिया और अंत विषय में प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है उसे अवैध घोषित कर सकता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत न्याय कानून का औचित्य जांच केवल कानूनी पद्धति के अनुसार ही नहीं करते बल्कि कानून के अंतर विषयों के आधार पर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इस चैप्टर इंपॉर्टेंट था, खत्म हो गया है। दूसरा चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, इसमें हमने बहुत कुछ जाना। ये 5th सेमेस्टर का था, ठीक है, फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए था। अगला टॉपिक जो हमारा होगा अमेरिका में शक्ति के पूर्तिकरण एवं अवरोध एवं नियंत्रण का सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर एंड द चिक्स एंड द बैलेंस इन द यूएसए। तो वो टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और अगर आपको टॉपिक देखना है तो पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आपके लिए ज़रूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आप कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे, नहीं समझ में आएगा और आप उसमें एग्ज़ाम में करने लायक नहीं रह पाओगे। तो इसलिए जितना हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करना तो है ही है, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान प्राप्त कर सके। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का ये भी एक मकसद है कि हर एक बच्चे को सही ज्ञान, सही विचार, सही विचारधारा के साथ आगे बढ़े, जिससे हमारे देश की भविष्य मजबूत हो और स्ट्रांग हो। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो बच्चों को रिक्वेस्ट करना है, ना आपको इतना बहुत बड़ा कोशिश करना है। सिर्फ आपने इतना ही काम करना है कि सिर्फ यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप मेरे वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।